नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के आज के वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन करके देखेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक सीरीज दे रखी है हमें क्वेश्चन और हमसे पूछा है कि इस सीरीज का जो आंसर है वो होगा वो क्या होगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई सीरीज दे रखे जिसमें फ्रैक्शन दिए हों, उनका या तो एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या फिर ऑल्टरनेट, मतलब एक एक करके, मतलब एक नंबर जुड़ रहा होगा तो एक नंबर घट रहा होगा। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सारे जितने भी हमारे पास भिन्न या फ्रैक्शन दिए होते हैं उनका एलसीएम लें और एक एक इन अलग अलग फ्रैक्शन को सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये होता है कि इन दिए हुए फ्रैक्शन या भिन्नों में हम एक कोई पैटर्न देखते हैं। पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे नीचे जो हर दे रखा है, या हम इंग्लिश में कहें तो डिनोमिनेटर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए होते हैं उनमें सभी फ्रैक्शन में कोई ना कोई सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो उसी पैटर्न को हम देखते हैं, पैटर्न समझते हैं क्या पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के अनुसार फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम अपना आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं पैटर्न कि अगर पहचान करके क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन का, जहां पे सीरीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या ऑल्टरनेट सब्ट्रैक्शन एडिशन दिया होता है। तो अगर हम 1/9 को देखें, 1/9 को देखें, तो 1/9 को अगर हम 3/3 से लिखें, ठीक है, और 1/6 को लिखा हमने 1/2 और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 1/12 को लिखा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर हमने लिखा 1/20 को 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 1/30 लिखी हमने, कैसे लिखे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6, और ऐसे ही चलते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे 1/72 को, तो 1/72 को लिख सकते हैं हम 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इस जो सीरीज जो बन रही है इसमें आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस वाले नंबर को छोड़ देते हैं, तो अगर इस वाले फ्रैक्शन को हम छोड़ दें तो ये जो सीरीज बन के आई है इसमें एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर में नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 1 है। जैसे यहाँ पे हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे चलते चलते जो आखिरी नंबर है हमारे 1/72, ये हो रहा है 8 होगा, ये 7 की जगह 8 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई सीरीज आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में जो नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा है वो उनका डिफरेंस जो है वो पूरी सीरीज में सेम हो और उतना ही डिफरेंस हमें न्यूमरेटर में दिया हो। जैसे कि इन सीरीज में जो क्वेश्चन है इसमें जो डिफरेंस आ रहा है डिनोमिनेटर के दोनों नंबर का वो है 1 और 1 ही हमारे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम बीच के जितने नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक के जितने नंबर हो गए, यहां से लेकर के यहां तक 3 से लेकर के 8 तक, ये सारे के सारे नंबरों को हम गायब कर देते हैं। गायब कर देते हैं मतलब जब हम अपना आंसर निकालेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जगह सिर्फ और सिर्फ हम एक तो ये नंबर लेंगे 1/2 और एक ये नंबर लेंगे 1/9। कहाँ तक की सीरीज में, सीरीज अगर ये सीरीज जो हमारी जो पैटर्न बनना है वो यहाँ से यहाँ तक का बनना है, ठीक है। ये तो हमने अलग मान ही लिया, ये तो अलग है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना। तो हमने जो पैटर्न देखा है वो 1/6 से लेकर के 1/72 तक देखा है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसी सीरीज बन जाए कि नीचे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का और ऊपर भी न्यूमरेटर में लिखा है। या मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसे 2 नंबर होते जिनका डिफरेंस 2 होता और न्यूमरेटर में भी सब में 2-2 लिखा होता, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो सबसे छोटा नंबर ये ले लेंगे और एक सबसे बड़ा नंबर ये वाला ले लेंगे। तो जब भी सॉल्व करें तो क्या जाएगा, इस 1/9 को तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, मैंने स्टेप बीच में से गायब कर दिए कैलकुलेशन कम करने के लिए, लेकिन जो
तरीका है वो ये होता है कि इन सब नंबर को अलग अलग लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मैं करके बता देता हूँ। आंसर जो आएगा वो जब हम मैं बताऊंगा तब बताऊंगा कि क्या क्या इसमें स्टेप माइनस करने होते हैं। ठीक है, अभी पहले फिलहाल इसको अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इस एक नंबर को 1/6 को ऐसे लिखा। अब इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे आप तो 1/6 ही मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखा हमने 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही अगले नंबर को लिखा 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही अगले नंबर को लिखते जाएंगे और लास्ट में जो नंबर मिलेगा हमारा 1/72 को हम लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, हर पैटर्न का या हर नंबर का जो लास्ट वाला नंबर है वो दूसरे नंबर के पहले वाले फ्रैक्शन से कट रहा है। मतलब 1/3 किससे कट जाएगा, अगले वाले नंबर के पहले नंबर से। ऐसे ही ये जो है 1/4 माइनस का ये अगले वाले नंबर के 1/4 से कट जाएगा। ऐसे ही ये 1/5 कट जाएगा यहाँ से, और ऐसे ही करते करते ये 1/8 है होगा वो उससे पहले वाले मतलब 1/56 के माइनस 1/8 से कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो बचेगा हमारे पास में सब कटने के बाद में ये बचेगा 1/9 प्लस 1/2 और माइनस का 1/9। अब ये प्लस का 1/9 है और ये माइनस का 1/9, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर ए। अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था जब भी ऐसे ये सीरीज बन जाए या ऐसा पैटर्न हमें मिल जाए कि नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम पैटर्न में सब सीरीज सब फ्रैक्शन में आ रहे हो, सब फ्रैक्शन में आ रहे हैं सारे सीरीज में। दूसरा, जो नीचे जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका जो भी डिफरेंस है, उनका जो भी अंतर है उतना ही अंतर न्यूमरेटर में लिखा हो। जैसे यहाँ पे 1 है तो सब जगह सब में 1 ही 1 लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये सीरीज बनाने के बाद में छोटे नंबर पहले लिखेंगे और बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सीरीज में से जितने भी हैं या एक सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर मतलब 1/2 और 1/9 को छोड़ करके बाकी के सारे नंबर बीच में से गायब कर देते हैं। वही हुआ, देखिए यहाँ पे 1/2 और 1/9 को छोड़ करके बाकी के सारे नंबर गायब कर दिए हमने। और पहला जो नंबर होगा वो हमेशा प्लस में होगा, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो माइनस में होगा। अब अगर ये वाली टर्म हमें नहीं दी होती इस क्वेश्चन में, ये वाली अगर टर्म हमें नहीं दी होती तो हमारा जो आंसर निकल के आता वो ये निकल के आता 1/2 माइनस 1/9, फिर उसको हमें सॉल्व करना होता। तो ये जो निकल के आता वो आता 7/18। पर क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में 1/9 दे रखा है और 1/9 किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो 1/9 को हमने ऐसे लिखा और जो फाइनल जो हमारा आंसर आया था उसमें से 1/9 हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1/2। अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अगर 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b की वैल्यू 3 है तो a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b की वैल्यू बतानी है। और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना वही बेसिक तरीका होता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। या फिर हिट एंड ट्रायल का तरीका होता है। कभी कभी हिट एंड ट्रायल में जल्दी आंसर आ जाता है और कभी कभी हमें बहुत टाइम लग जाता है हिट एंड ट्रायल से। ऑप्शन से करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम अपना बेसिक तरीका ही अपनाते हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b। ये किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगी 3 और ब्रैकेट में a प्लस 4b। क्या किया, ये a प्लस 4b को इधर ले गए, जो भाग में दे रखा है a प्लस 4b, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आएगा 2a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3a और प्लस में 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 और साथ में क्या आ जाएगा b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू को सॉल्व करते हैं।
ए वाली वैल्यू, ए वाले टर्म जो जितने भी दे रखे हैं वो एक तरफ ले जाते हैं, बी वाले एक तरफ ले जाते हैं। तो अगर मैं 2a को इस तरफ ले जाऊं तो ये बचेगा 3a माइनस 2a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a। और a अगर मैं इधर लेके आ रहा हूं तो b वाला टर्म इधर ले जाना पड़ेगा, और b यहाँ पे प्लस का दे रखा है 1b, और ये जब प्लस का 12b इधर चले जाएगा तो वो माइनस का 12b हो जाएगा। तो b माइनस 12b कितना हो जाएगा, माइनस 11b। क्या किया मैंने, अगर मैं a वाले टर्म को इधर लेके जाता हूं तो b वाले टर्म को इधर लेके जाना पड़ेगा। जब a वाले टर्म को इधर लेके गया तो 3a माइनस 2a हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी a। फिर जब 12b को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 12b हो जाएगा, और b माइनस 12b क्या बचता है, माइनस 11b। अब हमें रेशियो निकालना है a और b का, तो a बटे b करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 11/1। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है, हमें a और b की वैल्यू पता नहीं चली, लेकिन हमें रेशियो पता चल गया है। अब अगर क्वेश्चन में हमारे कोई भी इक्वेशन ऐसी दी होती है जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू वो ही मान लेते हैं जो हमारी रेशियो में निकल जाइए। मतलब इस क्वेश्चन में फिर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने की जगह a की वैल्यू मान लेंगे -11 और b की वैल्यू मान लेंगे 1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी और जल्दी आंसर निकल आएगा। नहीं तो हमें क्या करना होता है, फिर a की वैल्यू b के टर्म में निकाल ली होती है, फिर दोनों वैल्यू रखनी होती है इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना होता है, जो कटता है वही हमारा बचा हुआ जो होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। या दूसरा ये तरीका है, रेशियो में हम वैल्यू निकाल लें और जो रेशियो में वैल्यू आई है उसी वैल्यू को हम उसके सामने वाले अल्फाबेट से मान लेते हैं। जैसे -11 के सामने क्या है, a, तो a की वैल्यू हम -11 मान लेंगे, और b के सामने वैल्यू दे रखी है 1, तो b की वैल्यू हम 1 मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारी जो दे रखी है वो है a प्लस b और बटे में दे रखी है a प्लस 2b। तो a की वैल्यू -11 रखेंगे, b की वैल्यू +1 रखेंगे, नीचे रखेंगे -11, और 2b जब सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा हम करेंगे 1 से, तो 2 का गुणा करके क्या निकलेगा, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, नीचे ऊपर तो हो जाएगा -10 और नीचे हो जाएगा -9। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा 10/9। तो एक या दो लाइन में इसका आंसर आ गया अगर हमने सीधे सीधे वैल्यू मान ली। और अगर हम ये लिखते हैं कि a बराबर आता -11b, तो हमें b के टर्म में वैल्यू निकालनी होती और b से b कट जाता तो भी आंसर आ जाता हमारा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इतना लेंथ दिया होता है इक्वेशन कि हमें फिर 2 बार या 3 बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो उस केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन आसान करने के लिए हम हमारी जो भी रेशियो में जो भी वैल्यू निकल के आती है उसी को हम वैल्यू मान लेते हैं अपनी फिक्स, उसी वैल्यू से हम अपना आंसर निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a - 4b + 3c अपॉन p हो तो p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी होती है, या तो हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, इन इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे, या फिर जो हमें चीज याद रखनी है जिससे हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो, 1/ कुछ भी दे रखी हो, मान लीजिए 4 दे दी, b ये किसके बराबर दे दी, ये दे दी b के मान लीजिए 2 के बराबर, c की वैल्यू दे रखी मान लीजिए 7। ऐसी एक अगर इक्वेशन बन के आ जाती है जहां पे रेशियो बराबर आ रहे हैं, फ्रैक्शन के बीच में बराबर का साइन लिखाओ, मतलब इक्वल का साइन लिखाओ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिसके नीचे, जिस अल्फाबेट के नीचे जो वैल्यू दे रखी है उस अल्फाबेट की वही वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू, a के नीचे 4 दे रखा है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a की जगह 4 रखेंगे। b के नीचे 2 दे रखा है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें जहां जहां भी b आएगा वहां पे उसकी वैल्यू 2 रखेंगे। c के नीचे अगर 7 दे रखा है फ्रैक्शन में, और जहां भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो c की वैल्यू रखनी है तो c की वैल्यू हमेशा 7 रखेंगे। ठीक है, इसी कारण हम क्या करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन का जो हमें दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसको जहां जहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है हमें, सॉल्व जो ये वाला पार्ट करना है। अगर देखें तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ये वाला पार्ट करना है, क्योंकि इसी में p की वैल्यू दे रखी है। ठीक है,
इसी में पी की वैल्यू दे रखी है और हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो हमें जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, 7a माइनस 4b प्लस 3c अपॉन p, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, जब भी इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो कि जहां पे फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर दे दी हो, तो हम ए की जगह क्या रखेंगे, ए के नीचे जो भी वैल्यू रखी होगी, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे हम 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, और बी की जगह क्या रखेंगे, बी के नीचे जो भी दे रखा हो फ्रैक्शन, तो यहां जाएगा बी की जगह हो जाएगा 4 प्लस 3, सी, और सी की जगह क्या रखेंगे जो फ्रैक्शन में दे रखा हो नीचे, तो यहां जाएगा 7 बटे पी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल करना है, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए, तो p, ये पूरी इक्वेशन किसी न किसी एक वैल्यू के बराबर करनी होगी, और बराबर करने का क्या तरीका है, या तो a बटे 3, b बटे 4 या c बटे 4, किसी एक को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो c मान लीजिए c बटे 4 को कंपेयर, c बटे 7 को कंपेयर किया, c बटे 7 के बराबर इसको हमने रख दिया। ठीक है, अब क्योंकि c की वैल्यू जो थी हमने क्या मानी थी, 7 मान ली थी फ्रैक्शन की वजह से, तो इस c की जगह 7 भी रख सकते हैं, इस c की जगह हम सीधे सीधे 7 भी रख सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 21 माइनस 16 प्लस 21 बटे पी, और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 21 में 16 घटाए 5, और 5 में 21 जोड़ा तो आएगा 26, तो p की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 26। हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 26। इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन से ज्यादा ये समझना है कि हमने वैल्यू कैसे रखी है। तो एक और समझा देता हूं, जब भी हमें ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जिसमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हो, जैसे एक इसमें दिया हुआ a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 बराबर पूरी फिर एक इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी फ्रैक्शन में अल्फाबेट के नीचे जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी हो, तो वो ये उसी अल्फाबेट की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे a बटे 3 दे रखा है, तो जहां जहां भी हम a की वैल्यू रखेंगे तो वहां पे 3 रखेंगे, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, हमें ज्यादा जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है उससे को करने से हम बच जाएंगे और समय भी बचेगा हमारा। फिर हमने देखा कि हमें p की वैल्यू बतानी है, तो p की वैल्यू पता करने के लिए हमें ये वाला जो पोर्शन दे रखा है बड़ा वाला, इसको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं और हमें p की वैल्यू देनी नहीं दे रखी। तो अगर हमें p की वैल्यू चाहिए तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे तो हमने देखा इक्वेशन में न्यूमरेटर में 7a माइनस 4b प्लस 3c लिखा हुआ है, तो जहां जहां भी a की वैल्यू होगी वो हम देखेंगे a बटे 3 से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, b की वैल्यू जो जहां लिखनी होगी वहां 4 लिखेंगे, c की वैल्यू जहां जहां भी लिखनी होगी वहां 7 लिखेंगे इस इक्वेशन की वजह से। तो इस इक्वेशन में मैंने जो वैल्यू रखी है वो यहाँ रख दी मैंने सारी, फिर बटे में p लिखा। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ये किसी न किसी दूसरी इक्वेशन के बराबर भी लिखी हुई है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए इन तीनों में से कोई एक फ्रैक्शन लिया जिसकी वैल्यू हमने इसके बराबर लिख दी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्या किया, c बटे 7 के बराबर लिखी थी इस इक्वेशन को। अब क्योंकि c की वैल्यू हमने बताया था कि जहां जहां भी लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो c की जगह मैंने 7 लिखा, पूरा इक्वेशन सॉल्व किया, तो p की वैल्यू 26 आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर भी 26 हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 डिवाइड किया जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर से। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसान तरीका है, नहीं तो फिर आपको 0.4 की पावर 4 निकालनी होगी, 0.5 की पावर 4 निकालनी है, 0.4 की पावर निकालनी है 4 में, और दोनों को माइनस करना है, फिर नीचे 0.5 का स्क्वायर निकालना है, 0.4 का स्क्वायर निकालना है, ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर आंसर निकालना है। दूसरा एक तरीका और है, अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को अपने अलजेब्रा वाले किसी न किसी फॉर्मूले से मिला लें, या हम उसके फॉर्म में ले आए, अलजेब्रा की किसी फॉर्मूले के फॉर्म में ले आए, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम
प्लस वाले टर्म को हम किसी न किसी फॉर्मूला में लेके आए, क्योंकि हमारे पास में जो भी फॉर्मूला होता है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, वहीं पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में कोशिश करेंगे क्या कोई फॉर्मूला बनना है, तो हम ये देख सकते हैं हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर हम न्यूमरेटर को या तो इस फॉर्म में ले आए या इस फॉर्म में ले आए तो हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं या a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में ला सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो पावर दे रखी है वो 4 में दे रखी है, ठीक है, तो पावर 4 में दे रखी है और दोनों टर्म माइनस में हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्म बनाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। 0.5 की पावर 4 है, इसको हम 0.5 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि a की पावर x और होल पावर y, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है a की पावर x y। ठीक है, क्या होती है? a की पावर x की पावर y होती है a की पावर x y। इसीलिए मैंने क्या किया, 0.5 की पावर 4 को 0.5 की स्क्वायर की पावर 2 के रूप में लिखा है। इसी प्रकार से 0.4 की पावर 4 को मैं 0.4 स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये इक्वेशन बन जाएगी कि हम जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 0.5 स्क्वायर की का भी स्क्वायर करेंगे माइनस 0.4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे तो हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला जो बना हमारा बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो जो मैंने कल अपने पहले वाली क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें भी देखिएगा, तो ये होती है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी होती है। तो इसी फॉर्म को हम यहाँ लिख देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, जहां पे a जो होगा वो आएगा 0.5 स्क्वायर और b जो होगा वो आ जाएगा 0.4 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगी? 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी करा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये करा हमने a प्लस बी, क्योंकि a जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0.5 स्क्वायर। अब लिखेंगे a माइनस बी क्या हो जाएगा? 0.5 स्क्वायर a माइनस b है 0.4 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है जो कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? ये अगर हम एक ही ब्रैकेट में मान लें तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट सकती है नीचे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू दे रखी तो कट गई। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो आई 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1। अब फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की का फॉर्मूला बना, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी से। तो 0.5 प्लस 0.4 a प्लस बी, फिर 0.5 माइनस
0.4 a माइनस बी के रूप में, a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.09। कैसे आएगा? 9 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। फिर हमने देखा कि दोनों में नंबरों में पॉइंट दे रखे हैं, मतलब ये डेसिमल संख्या दे रखी है। तो जब भी पॉइंट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसमें पॉइंट उतनी डिजिट से पहले लगा देते हैं जो कि पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से डिजिट जो मिलनी है उनसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट जो दे रखा है वो एक डिजिट से पहले दे रखा है, और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो एक डिजिट से पहले दे रखा है। तो टोटल कितनी डिजिट होगी? एक डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.09। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है ये, सिंपल सा, इसमें बस फॉर्मूला में पता करना है कि फॉर्मूला क्या लग रहा है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मल। अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, के किस मान के लिए व्यंजक p प्लस 1/4 रूट p प्लस के स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे किसी वैल्यू को पूछा गया है और बताया गया है कि कोई वैल्यू रखने के बाद में पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर बने, तो परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है? परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू तब बन सकती है जब हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो या तो ये फॉर्मूला लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर अगर 2 से ज्यादा वैल्यू दे रखी है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या इसका ही कोई डेरिवेटिव मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी की जगह यहाँ पे या तो b माइनस कर दे या c माइनस कर दे या दोनों माइनस कर दे। तो हमारे पास में ये 3 फॉर्मूले हैं जहां पे हम परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं किसी वैल्यू का, या किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना ये पता चल जाएगा। तो हमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। अब इसमें देखें कितनी वैल्यू दे रखी है, अलग अलग कितने वेरिएबल दे रखे हैं। तो एक तो दे रखा है p, एक दे रखा है k, मतलब इसमें 2 टर्म दे रखे हैं। तो या तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए या ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। पहली चीज हमने पता कर ली। दूसरा, अगर हमारे तीनों टर्म जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तीनों टर्म अगर प्लस में दे रखे तो हमारा 100% ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में दे रखा है, मतलब 2 जो स्क्वायर हैं वो प्लस में हो और तीसरी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में हो, तो हमारा 100% कंफर्म होता है कि ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों जो टर्म हैं, ये पहला दूसरा और तीसरा जो है ये तीनों ही प्लस में दे रखे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो इस फॉर्मूले के रूप में ही सॉल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम कोशिश करते हैं इस पूरे टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की, कि क्या हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। मतलब क्या कहता है, अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम इसको बनाना हो तो हमारे पास में 3 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिनमें से 2 तो होनी चाहिए स्क्वायर में, और तीसरी जो है वो इन दोनों नंबर का a प्लस a और b का जो मल्टीप्लाई होता है उसका डबल होना चाहिए, तब जाके हम इसको पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब p प्लस k का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपने किससे, p प्लस 1/4 रूट p से प्लस k स्क्वायर से। ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ 2 स्क्वायर होने चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम इस वाले स्क्वायर को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू लगभग मिल गई k स्क्वायर के बराबर, मान के चलते हैं अभी। फिर हम क्या कहते हैं, एक स्क्वायर और चाहिए हमें। ठीक है, एक स्क्वायर और चाहिए, तो या तो हम स्क्वायर इसको माने या फिर स्क्वायर इसको माने। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह अगर हम रखना चाहें ए स्क्वायर को माने तो या तो हम p को मानेंगे या इस वाली वैल्यू को मानेंगे। अगर हमने ए स्क्वायर इसको मान लिया
तो हमें फिर 2ab की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 2ab की वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास में इसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन को जो कि हम जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर को 1/4 रूट पी से कंपेयर करने की जगह ए स्क्वायर को पी से कंपेयर करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी। तो अब बची क्या तीसरी, तो मतलब क्या वो 2ab की वैल्यू जो बचती है हमारी वो बचती है 1/4 रूट पी से। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है पी है, ए स्क्वायर की वैल्यू पी है तो इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट पी में। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है के स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी के। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो ओरली है, इसको प्रैक्टिस करके ही आप ओरली कर पाएंगे। समझने के लिए आप रिटन में कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन होगी 2ab बराबर 1/4 रूट पी। अब क्या है कि देखिए मैंने ए की वैल्यू रूट पी ले ली और बी की वैल्यू के ले ली, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कोशिश करके, ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं इस वाली फॉर्मूले को, इस वाली इक्वेशन को अगर हम ये लिखना चाहें रूट पी प्लस के का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोशिश करके लिखते हैं, लिखते हम क्या करते हैं, ए की जगह हमने रूट पी लिखा, बी की जगह के लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए पी रूट पी स्क्वायर हो जाएगा पी, ठीक है, और के स्क्वायर हो जाएगा सिंपल सा के स्क्वायर, और फिर हमारे जो तीसरा टर्म होगा 2ab तो बताएगा 2 और ए हो जाएगा रूट पी और के की जगह हम लिख देंगे के, सिंपल सा। अब इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, p से p कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो जो 2 रूट पी मल्टीप्लाई बाई के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 1/4 रूट पी के। ठीक है, क्या क्यों कंपेयर किया, क्योंकि हमारी इक्वेशन में ये दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी थी हमने, तो हमने इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कंपेयर किया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है ए की जगह हम रूट पी लिखते और बी की जगह के लिखते तो हमारी ये इक्वेशन आती। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है और हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मान के चलना है या हमें ये निकालना है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके हमने देखा कि 2 रूट पी अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारा ये जो 2 रूट पी मल्टीप्लाई बाय के है वो किसके बराबर होना चाहिए था, 1/4 रूट पी के बराबर होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में जब सॉल्व किया तो रूट पी से रूट पी कट जाएगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। इसका मतलब ये कहता है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर के की वैल्यू अगर 1/8 कर दें तो हमारी ये जो पूरी इक्वेशन आई है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन आई है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। और परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, परफेक्ट स्क्वायर कब तब होगी जब ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये रूट पी प्लस के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। इसीलिए मैंने रूट पी प्लस के का स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई उसको इससे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में मैंने देखा कि ये वाली इक्वेशन जब परफेक्ट स्क्वायर होगी वो उसी कंडीशन में हो सकती है जब 1/4 रूट पी की वैल्यू 2 रूट पी मल्टीप्लाई बाय के बराबर कर देंगे, जिससे कहीं हमें के की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कर दिया और के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू हमारी 1/8 आई। इसका मतलब ये होता है कि के की वैल्यू 1/8 होने पर ही ये वाली पूरी इक्वेशन जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, मतलब कि p प्लस रूट के या p प्लस 1/8 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। इनमें जो मैंने तरीका जो अपनाया है वो फॉर्मूला बेस अपनाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ सिंप्लीफिकेशन में जब भी हम एलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में अगर फॉर्मूले हो या हमें ये फॉर्मूले हैं वो अगर याद हो तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए था क्योंकि इसमें हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी, इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ा जिससे हमें के की वैल्यू निकाली। और ये भी क्वेश्चन में हमने एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है। अगर इस क्वेश्चन में हम एलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगाते या हमें एलजेब्रा का जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो हमें पता नहीं होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत मुश्किल होती।
और क्योंकि ये IBPS PO का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जब पेपर में आया होगा तो जिन बच्चों को एलजेब्रा के फॉर्मूले याद होंगे वो इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, और जिनको एलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए होंगे। तो इसीलिए इस सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए एलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।